हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज है मेड का डे 5 यानी मेंस आंसर डेली का डे 5। और जो सुबह आपको टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन शेयर किए गए थे उनका अभी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, द कंपनी वॉन इंडिया इन इंस्टॉलमेंट्स एवरी ट्रीटी वॉज ए स्मॉल कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो कंपनी थी उसने इंडिया को वन किया इंस्टॉलमेंट्स में, जो हर एक ट्रीटी थी वो था एक स्मॉल कॉन्क्वेस्ट। Examine the subsidiary alliance and the doctrine of lapse as the instruments of British expansion in India। यानी आपको दो जो ट्रीटीज हैं या दो जो पॉलिसीज हैं ब्रिटिश इंडिया की, उसको डिटेल में डिस्कस करना है कि वो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे ब्रिटिश एक्सपेंशन का। वाई कुड द इंडियन स्टेट्स नॉट रेजिस्ट देम, यानी इंडियन स्टेट्स जो थे वो उन ट्रीटीज को या उन जो पॉलिसीज है ब्रिटिशर्स की उनको अपोज क्यों नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक बारी हम जो स्टूडेंट की कॉपी है उसके ऊपर एक नजर ले लेते हैं कि स्टूडेंट ने कैसा लिखा है। इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन इन्होंने लिखा है कि इंडियाज कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट प्लान्ड नोर, ये क्या लिखा है इन्होंने, डायरेक्टेड बाय ब्रिटेन बट इट वाज सोनली ए ऑपरेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स पर्सनल एजेंडा, ठीक है। ये कह रहा है कि जो इंडिया का कॉन्क्वेस्ट है वो प्लान नहीं था, ना ही वो डायरेक्टेड था बाय ब्रिटेन, बट इट वाज सोनली ए ऑपरेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक है अपने आप में, क्लियर है। तो इंट्रोडक्शन आप या तो स्टेटमेंट टाइप में लिख सकते हो या फिर कुछ फैक्चुअल डेटा है वो भी आप लिख सकते हो, या फिर जो क्वेश्चन है उसके अलाइन करते हुए भी आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। जैसे अगर हम इसमें बात करें इंट्रोडक्शन, अल्टरनेट इंट्रोडक्शन जो है वो क्या हो सकता है, तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी जो पैरामाउंट से उसने स्टेब्लिश करी थी ब्रिटेन की इंडिया के अंदर, वो सीरीज में करी थी, ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेप्स में करी थी, जिसके अंदर जो पॉलिसीज हैं जैसे सब्सिडरी अलायंस है एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। तो आप इस टाइप का इंट्रोडक्शन भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। देन बॉडी पार्ट में आपको दो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस है इनको डिटेल में डिस्कस करना है। सो पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हालांकि आप एक फ्लो डायग्राम बना के भी ये एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन कौन सी ट्रीटीज थी छोटे में, ठीक है, स्मॉल साइज में, जिनके वजह से जो, या फिर आप एक फ्लो चार्ट बनाकर जो एक्सपेंशन है ट्रीटीज है उनको दिखा सकते हो, क्लियर है। जैसे अगर हम बात करें बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ प्लासी है, ट्रीट ऑफ इलाहाबाद है, वो सारी चीजें आप इसमें छोटी छोटी दिखा सकते हो कि छोटे छोटे स्टेप्स जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिए थे ताकि वो ब्रिटिश एम्पायर को स्टेब्लिश कर सके इंडिया के अंदर, क्लियर है। फिर आप चलते हो मेन हेडिंग के ऊपर की जो सब्सिडरी अलायंस है लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी, उसके क्या क्या फीचर्स थे, क्लियर है। तो इन्होंने लिखा है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है वर्ड, ठीक है। तो आपकी हैंडराइटिंग जो है वो क्लियर होनी चाहिए ताकि जो एग्जामिनर है उसको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। विल, ठीक है, प्रिंस है ये शायद, है ना, प्रिंस विल पे hefty अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनीज मॉडर्न आर्मी इन द स्टेट टेरिटरी, ठीक है पॉइंट, कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको आर्मी के बदले एक hefty फंड प्रोवाइड करना पड़ता था टू द कंपनी। देन ब्रिटिश एजेंट जो है वो स्टेट कोर्ट में, यानी जो आप कह सकते हो कि ब्रिटिश रेजिडेंट है, उसको कंपनी अपॉइंट करती थी किसके यहाँ पे, प्रिंसली स्टेट्स के यहाँ पे, ताकि जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स के डिसीजंस हैं वो प्रिंसली स्टेट खुद ना ले, वो जो डिसीजंस है वो आपका एजेंट के थ्रू ही लेगा, क्लियर है। इन होल हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रेजिडेंट था या जो सब्सिडरी अलायंस था उसका मेन फीचर ये था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक रेजिडेंट अपॉइंट करती थी, एंड साथ ही साथ जो मिलिट्री असिस्टेंट है वो असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करती थी टू इंडियन रूलर, और उसके साथ ही उसकी जो सोवरन है एक्सटर्नल सोवरेनिटी उसको छीन लिया जाता था, क्लियर है। देन नो फॉरेन रिलेशंस और मिलिट्री पैक्ट्स, ठीक है, यानी विदाउट द परमिशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रोविंसेस थे या प्रिंसली स्टेट्स थे, दे वर नॉट अलाउड टू डू एनी ट्रीटी विद अदर फॉरेन स्टेट्स, ठीक है, या अदर प्रिंसली स्टेट्स, जो भी उनका एक्सटर्नल अफेयर्स का डिपार्टमेंट था वो कंप्लीटली कंपनी के द्वारा देखा जाता था। देन हैदराबाद है, इन्होंने एग्जांपल्स दिए कि कौन कौन सी ट्रीटीज थी जिसके थ्रू
सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया गया। तो पहला है आपका हैदराबाद है, मैसूर है, और ऐसे आप एग्जांपल्स लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज यहाँ पे कंटेंट को डीपली रिव्यू करना नहीं है, हम एक स्ट्रक्चर को देखेंगे, इंट्रोडक्शन कैसा आप लिख सकते हो उसके बारे में हम देखेंगे। क्लियर है? सो हैदराबाद है टू कनकर द, ठीक है, ये सब ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा आप जो राइटिंग है उसको लेजिबल बनाइए ताकि जो एग्जामिनर है उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने किसी वर्ड को पढ़ने की कोशिश करी और उसको पढ़ने में नहीं आया, डिफिकल्टी हुई, तो इन दैट केस योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। क्लियर है? फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को आपको डिटेल में डिस्कस करना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो क्या थी। ठीक है, एनेक्सेशन बाय कंपनी इन द नेम ऑफ किंग्स इन केस ऑफ किंग डाइज विदाउट नेचुरल केयर। ठीक है, यानी अगर जो राजा है किसी भी प्रिंसली स्टेट का, उसका कोई संतान, यानी उसकी खुद की संतान नहीं होती और कोई गोद ली हुई संतान होती है, और राजा इन केस मर जाता है, तो इन दैट केस जो गोद ली हुई संतान है उसको लीगल हायर नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी उसका वंशज नहीं माना जाएगा, स्टेट जो है वो उसके नाम पे नहीं किया जाएगा, उस स्टेट को कंपनी अपने अंडर में ले लेगी। क्लियर है? एनेक्स कर लिया जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है सतारा है आपका, जैसे उदयपुर है, अवध है, ये सारी चीजें। झांसी है, झांसी का तो आपने फेमस पढ़ा ही होगा। इन्होंने आगे क्या लिखा है? दस द सब्सिडरी अलायंस अलाउड टू इंटरफेयर एंड कंट्रोल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, whereas doctrine of lapse allocated to expand the company's strategy। ठीक है, ये आपका कंक्लूजन। देखो, आपको बीच में कंक्लूजन नहीं लिखना है, आपको दोनों हेडिंग्स को एक्सप्लेन करने के बाद जो है कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, यानी ये जो चीज है ये आप लास्ट में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तीसरी, कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थे वो अपोज क्यों नहीं कर पाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के एक्सपेंशन को। क्लियर है? तो जो नॉर्मल कोजेज आप पढ़ते हो बुक्स में कि यूनिटी नहीं थी पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, इंटरनल जो सक्सेशन है उसके बैटल्स चला करते थे। ठीक है, इंटरनल फ्यूड्स जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, प्लंडर्ड के ऊपर वो डिपेंडेंट हुआ करते थे फॉर देयर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सो इन्होंने क्या लिखा है? डेफिशिएंट ऑफ एनी सेंट्रल एंड एबल। ठीक है, यानी एक सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं थी हमारे यहाँ पे। एंड दूसरा आप देखते हो जो ब्रिटिशर्स थे उनके जो सोल्जर्स थे यानी उनके जो लीडर्स हुआ करते थे, तो उनके पास एक सेकंड लाइन ऑफ कमांड मौजूद रहती थी हमेशा। जब भी उनका टॉप कमांडर मारा जाता था, इन दैट केस सेकंड लाइन में भी एबल्ड लीडर उनके पास अवेलेबल रहते थे। दैट इज वाई हमारे यहाँ पे अगर टॉप कमांड का लीडर मारा जाता था, इन दैट केस हमारे यहाँ पे कोई सेकंड लाइन ऑफ कमांड नहीं थी। ठीक है, ठीक है, ऑल द स्टेट्स वर फाइटिंग with each other contradictory to the company who was an centralized organization। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। Thus the internal rivalry and inefficient outdated army was the prince reason to, प्रिंस नहीं लिखेंगे इस पे हम लिखेंगे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, was the princely states region not to resist company's expansion। ठीक है, आपका ये क्लियर है? ठीक है, ये भी तरीका ठीक है कि आपने एक हेडिंग दी, उसका एक छोटा सा कंक्लूजन ऊपर लिख दिया, फिर दूसरी हेडिंग दी, उसका कंक्लूजन छोटा सा आपने लिख दिया, देन आपने दोनों जो कंक्लूजन उनको कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, thus the both policies of the company became the median of gaining the control over subcontinent which was decided among themselves। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसको करेक्ट कर लेना, ये सही नहीं लिखा है आपने। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि डिवाइडेड अमंग देमसेल्व्स क्या बात है। ठीक है, क्योंकि डिवाइड अमंग देमसेल्व्स तो नहीं हुआ, वो सारा का सारा जो है ब्रिटिश एम्पायर के यहाँ पे ही चला गया था आपका। ठीक है, तो इसको अगर हम ओवरऑल देखें तो इंट्रोडक्शन सही है, काफी अच्छा लिखा है। ठीक है, कोई कोट है आपके पास वो लिख सकते हो, या फिर नॉर्मली जो आपका क्वेश्चन है उसके बेसिस के ऊपर ही आप इंट्रोडक्शन बना के लिख सकते हो। देन ट्रीटीज, जो आपकी हेडिंग्स हैं, दो ट्रीटीज को आपको एक्सप्लेन करना है, वो भी अच्छे से किया हुआ है। जो फ्लो चार्ट्स हैं उनका भी यूज किया गया है। ठीक है, एंड कंक्लूजन भी ओवरऑल ओके है, बस थोड़ा सा आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्लियर है?
ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था उसका कंटेंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होंगी। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन कैसे लिखोगे? इसका कंक्लूजन एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है कि जो ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसीज थी, स्पेसिफिकली जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडरी अलायंस थी, दे क्रिएटेड ए सेंस ऑफ रिजेंटमेंट या डिसकंटेंटमेंट अमंग द पीपल विच रिजल्टेड इनटू द 1857 रिवोल्ट। ठीक है, ऐसा करके भी आप लिख सकते हो। क्लियर है? अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the last war of the old order rather than the first war of the new। अब ये जो स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी आपको समझनी होगी कि स्टेटमेंट अपने आप में क्या कह रही है। ठीक है, तो कह रही है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था वो एक ओल्ड ऑर्डर वाज द लास्ट वॉर ऑफ द ओल्ड ऑर्डर, यानी जो ओल्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि जिसने अगर मॉडर्न हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो ओल्ड ऑर्डर का मतलब पता होगा, जो मिडिवल टाइम पीरियड में चलता था। यहाँ पे इसका रेफरेंस है फ्यूडलिज्म से। ठीक है, जो सामंतवादी प्रथा थी उसको रिस्टोर करने के लिए एक आखिरी लड़ाई लड़ी गई थी जिसको कहा गया रिवोल्ट ऑफ 1857। ये स्टेटमेंट करी, ना कि फर्स्ट वॉर था ऑफ न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर मतलब जो आने वाले टाइम पे जो ऑर्डर आने वाला था, जिसके अंदर हमें अल्टरनेट विजन ऑफ द सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी देखने को मिलता है, वो नहीं लाना चाहते थे 1857 के रिवोल्ट में। बल्कि 1857 का रिवोल्ट जो था उसके चलते जो पुराना ऑर्डर था, सामंतवादी प्रथा थी, वो लाने की कोशिश की गई थी। क्लियर है? ये स्टेटमेंट आपकी। अब क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड अकाउंट फॉर इट्स फेलियर। ये कह रहा है कि जो 1857 का रिवोल्ट है उसको आपको एग्जामिन करना है कि उसके नेचर एंड कॉजेज कैसे कैसे थे। ठीक है, एंड अकाउंट ऑफ इट्स फेलियर, यानी ये फेल क्यों हुआ उसके पीछे का भी रीजन आपको देना है। क्लियर है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि जो 1857 का रिवोल्ट है दैट इज ए कंटेस्टेड क्वेश्चन। ठीक है, यानी जो 1857 का रिवोल्ट है वो एक कंटेस्टेड क्वेश्चन है जिसके ऊपर हिस्टोरियंस ने अपने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए। क्लियर है? कोई कहता है कि ये एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, कोई कहता है कि एक वॉर था टू रिस्टोर द ओल्ड फ्यूडल ऑर्डर। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हिस्टोरियंस है, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, द रिवोल्ट ऑफ 1857 has several nature and causes, and due to which the historians gave different perspective on 1857 revolt। ठीक है, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो इसको। ये थोड़ा सा आपका ऑफ हो जाएगा इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप लिख सकते हो। फिर आपका इसमें दिया हुआ है कि क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर। तो नेचर को आपको एग्जामिन करना है, तो हेडिंग बनेगी आपकी कि इसका नेचर जो है वो कैसा था। तो नेचर जो था वो कंटेस्टेड था। क्यों? क्योंकि जो हिस्टोरियंस थे, डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरियंस ने डिफरेंट डिफरेंट जो है अपने अपने पर्सपेक्टिव दिए, और उन पर्सपेक्टिव के बेसिस के ऊपर आप डिस्क्राइब करोगे कि कौन से हिस्टोरियन ने किस टाइप का जो पर्सपेक्टिव है वो दिया। किसी ने कहा कि ये जो 1857 का रिवोल्ट था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जैसे हमारे वीडी सावरकर साहब ने कहा था। इसके अलावा जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये एक फ्यूडलिज्म का जो है अटेम्प्ट है दोबारा रीस्टेब्लिश करने का, जिसके अंदर हमें कुछ एलिमेंट्स नेशनलिज्म के भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन जो आपके एसन सेन है उन्होंने कहा था कि ये रिलीजन पहले था, यानी क्योंकि अगर आप 1857 के रिवोल्ट को देखोगे तो इन दैट केस आपको पता चलेगा कि ये रिवोल्ट जो था उसके अंदर जितने भी लीडर्स थे जिन्होंने लड़ा था वॉर, तो मेजोरिटी जो थे वो मुस्लिम रूलर्स थे। तो एसन सेन का कहना है कि वो रिलीजन पहले था, यानी अपने धर्म को बचाने के लिए एक वॉर पहले लड़ा गया रादर देन गेनिंग फ्रीडम। ठीक है, यानी आजादी के लिए लड़ाई नहीं थी। तो ये आप नेचर के बारे में लिख सकते हो, टेबल बना के लिख सकते हो, या फिर आप फ्लो डायग्राम में लिख सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस कर लिया। देन आप कोजेस के बारे में डिस्कस करोगे कि जो 1857 का रिवोल्ट था उसके कोजेस क्या क्या थे। तो कोजेस वही है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, एंड ट्राइबल, वो सब आप लिख दोगे यहाँ पे कि पॉलिटिकल जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे उनको एनेक्स किया गया था बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज लाइक जो हमने अभी पीछे डिस्कस की थी, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। ठीक है, फिर इकोनॉमिक रीजन्स है, जैसे आपकी रेवेन्यू पॉलिसीज है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था। ठीक है, इसके अलावा जो सब्सिडरी अलायंस थी जिसके चलते जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे एक हेफ्टी फंड जो है वो लिया जाता था। क्लियर है? एंड
जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसके तहत आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल जमींदारी सिस्टम था उसको खत्म करके एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म जो है वो लाया गया था। दैट इज वाई जो लोग थे यानी जो फार्मर थे, पीजेंट्स थे, दे वर अगेंस्ट द सिस्टम। ठीक है, क्लियर है। तो इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक रिजेंटमेंट हमें देखने को मिलता है। देन आप सोशो रिलीजियस जो आपका इनफील्ड राइफल्स थी उसका केस आप डाल सकते हो। ठीक है, और सोसाइटी के अंदर क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडिया के अंदर रिलीजन के अंदर काफी चेंजेस लाने की कोशिश करी थी, जैसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट, विडोरी मैरिज एक्ट, ठीक है, abolition of sati act. So people regarded these act as against their religion। ठीक है, इसके अलावा रिलीजियस एस्पेक्ट एक और भी है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको देवर फोर्स टू सर्विस बियॉन्ड द सी। ठीक है, तो समुद्र से बाहर जाके भी उनको अपनी सर्विस देनी पड़ती थी। एंड इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आदमी समुद्र को क्रॉस करता है, सी को क्रॉस करता है, तो उसकी कास्ट खत्म मानी जाती है। क्लियर है, तो इसी वजह से भी जो है आपका रिजेंटमेंट देखने को मिला है लोगों के अंदर। एंड मिलिट्री तो आपको पता है कि मिलिट्री कंडीशन, ठीक है, जो वाइट रेसिज्म है, सर्विस कंडीशंस है, सैलरी है, वो भी आपकी कम थी एज कम्पेयर टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ठीक है, तो ये रीजन थे जिसके चलते हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब ये फेल क्यों हो गया? फेल इसलिए हो गया क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई यूनिफाइड कमांड नहीं थी, एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी जो कि रीजनल लेवल पे डायरेक्शन दे सके कि कैसे आपको ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट करना है। ठीक है, एंड दूसरा जो वेपन्स थे उनके पास वो काफी आउटडेटेड वेपन्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास मॉडर्नाइज वेपन्स थे। ठीक है, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी हम कर चुके हैं। एंड जो आर्मी थी ब्रिटिशर्स की वो भी आपकी डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। यहाँ पे तो जैसे फाइट होती थी तो ऐसा लगता था जैसे एक स्टेटमेंट है कि जैसे मतलब जैसे पूरा गांव निकल जाता है लड़ने के लिए, उस टाइप का आर्मी थी, यानी अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी जो है हुआ करती थी। ठीक है, और बैकवर्ड लुकिंग एम का मतलब ये है कि जो रूलर्स थे जिन्होंने या फिर जो जिन्होंने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था, स्पेशली जो आपके प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे, उनका जो आउटलुक था इस वॉर को लेकर वो बैकवर्ड था, यानी वो फ्यूडल सिस्टम को वापस से स्टेब्लिश करना चाह रहे थे। जबकि जो मॉडर्न एजुकेटेड इंटेलिजेंसिया है वो चाहते थे कि एक नया मॉडर्न अल्टरनेट मिले हमें सोसाइटी का, इकोनॉमी का, यानी मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी है, हमें हमारे यहाँ पे हमें राइट्स मिले, ठीक है, फ्रीडम्स मिले। तो इस वजह से जो लोग हैं उन्होंने भी इतना बढ़ चढ़ के जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड जो हम कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास है उस टाइम की, उन्होंने तो इस जो 1857 का रिवोल्ट है उसको बैकवर्ड भी कहा था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो है वापस से जो सामंतवादी प्रथा है उसको री इन्फोर्स करने के लिए लाया गया था। क्लियर है, फिर आप गुजरात का पर्सपेक्टिव डाल सकते हैं कि गुजरात में कहाँ कहाँ हमें ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन कैसे लिखोगे? कंक्लूजन इसका लिखोगे कि भाई जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसका चाहे जो भी करेक्टर रहा हो, जैसा भी नेचर रहा हो, जो भी उसके कोजेज रहे हो, बट उसके अंदर जो इंडियन पॉपुलेशन है उसका हमें उस टाइम से पहले कभी भी पार्टिसिपेशन देखने को नहीं मिला। एंड दैट इज वाई 1857 का रिवोल्ट जो है वो राइटली कहा जा सकता है कि उसने एक नेशनलिज्म का सीड जो है वो सो किया, यानी उगाया, रोपा लोगों के अंदर, जो आगे चल के हमें नेशनल मूवमेंट में देखने को मिलता है। क्लियर है, नेक्स्ट इज ए प्रिंसली स्टेट कैन बी मोर मॉडर्न देन द एम्पायर दैट वॉचेज ओवर इट। ये कह रहा है कि कोई भी प्रिंसली स्टेट जो है वो ज्यादा मॉडर्न हो सकता है उस एम्पायर से जो कि उसको हथियाने की सोच रहा है। क्लियर है, यानी ये कहा, ये जो स्टेटमेंट है आपका, बेसिकली ये स्टेटमेंट शो करते हैं कि हमारे यहाँ पे गुजरात में एक प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, बड़ौदा। उस प्रिंसली स्टेट के जो रूलर्स थे उन्होंने अपने यहाँ पे कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए थे जिनके चलते हम उस स्टेट को ज्यादा बेहतर मॉडर्न स्टेट कह सकते हैं एज कम्पेयर टू ब्रिटिश, जो पैरेलल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी जो प्रोविंसेस चल रहे थे उनसे। क्लियर है, हाउ डिड द एक्सपीरियंस ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, हाउ डिड द एक्सपीरियंस ऑफ प्रिंसली गुजरात डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑफ ब्रिटिश गुजरात, एंड वेयर इज दैट डिफरेंस विजिबल इवन टुडे। यानी ये जो एक्सपीरियंस है गुजरात का वो कैसे ब्रिटिश गुजरात, देखो आपको समझना होगा कि जो गुजरात है उसके अंदर
या ऑल ओवर कंट्री जो है उसके अंदर दो टाइप के हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स हुआ करते थे। एक पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो इस्टेब्लिश किया गया था बाय द ब्रिटिशर्स, जिसको हम ब्रिटिश प्रोविंसेस कहते थे। दूसरा जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो था प्रिंसली स्टेट्स का, यानी जो इंडियन रूलर्स हैं उन्होंने भी अपना एक उनका भी अपना रूल था कुछ एरिया के अंदर, और कुछ एरिया के अंदर जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल था। क्लियर है? तो आपको जो है ये बताना है कि कैसे गुजरात के अंदर भी दो आपके पॉलिटिकल सिस्टम थे। एक एरिया जो था वो गवर्न किया जाता था बाय द ब्रिटिश टेरिटरीज या ब्रिटिशर्स, और दूसरा जो एरिया था वो गवर्न किया जाता था बाय द प्रिंसिपल स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, बड़ौदा। उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, सोशल लेवल पे, ठीक है, एंड जो फाइनेंशियल लेवल है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं दोनों के कंटेक्स्ट में, ठीक है। और क्या ये चेंजेस आज भी आपको देखने को मिलते हैं? क्लियर? तो आपको ये हेडिंग्स बनानी है। अब इसमें एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारा जो है वो हेडिंग्स हम बना सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिफॉर्म्स ऑफ सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा। पहला तो ये क्लियर है। पहली स्टेटमेंट या पहली हेडिंग जो बनेगी वो आपकी ये बनेगी, हाउ डिड द एक्सपीरियंस ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ गुजरात, यानी प्रिंसली स्टेट ऑफ गुजरात जो है वो कैसे डिफरेंट था फ्रॉम ब्रिटिश गुजरात। दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ये बनेगी। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो बनेगी, वेयर इज दैट डिफरेंस विजिबल इवन टुडे, यानी आज के टाइम पे जो ये डिफरेंस है वो हमें कैसे विजिबल होता है, यानी कहां पे विजिबल होता है ये आपको बताना है। क्लियर है? समझ गए? ठीक है। अब आपको यहां पे समझना होगा कि भाई जो आपका बड़ौदा का जो स्टेट था, ठीक है, गुजरात के अंदर, उसमें क्या था, उसमें जो प्रिंसली स्टेट के रूलर थे आपके, जो आपके गायकवाड़ थर्ड है, ठीक है, सयाजी गायकवाड़ थर्ड, वो क्या करते थे, उनका अपना खुद का स्टेट था, तो जो भी रेवेन्यू वहां से अर्न होता था तो वो अपने स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर देते थे। दैट इज वाई ऐसा हम लिख सकते हैं कि जो गुजरात है उसके जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे वो अपना रेवेन्यू अपने स्टेट में इन्वेस्ट करते थे। इसकी वजह से वहां पे सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं दैट वर फार बेटर देन द ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस दैट वर गवर्न बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, क्लियर है? समझ गए? या फिर सिंपली हम कह सकते थे कि ड्यू टू द रिफॉर्म्स इन वेरियस फील्ड्स या वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी, द कंडीशन ऑफ बड़ौदा स्टेट was far better या far modern than the ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस ऑफ दैट टाइम। क्लियर है? ऐसे करके आप लिख सकते हो सिंपली। फिर हेडिंग्स मैंने आपको बता दिया, पहला आप लिखोगे कि कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल रिफॉर्म्स लाए गए थे, एंड दूसरी हेडिंग ये, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म्स वैसे आप पढ़ लेना पीडीएफ को, जैसे आपका जो एजुकेशन है उसके अंदर क्या, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, मेकिंग ऑफ द रूलर ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। रिफॉर्म्स लिखने हैं, जैसे पंचायती राज एक्ट उन्होंने पास किया था, ठीक है, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, इंडस्ट्रियल पार्क्स जो है उन्होंने इस्टेब्लिश करे थे, देन सरप्लस जो उनको इन्वेस्ट किया था इनसाइड द स्टेट, ना कि ब्रिटिशर्स की तरह जिन्होंने इंडिया से सरप्लस को कमाया एंड उनको बाहर भेज दिया, यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो थी आपकी। फिर सोसाइटी में रिफॉर्म्स यानी सोशल रिफॉर्म्स जो थे वो आगे थे। एजुकेशन जो थी उन्होंने फ्री एंड कंपलसरी बना दी गई थी, एंड ब्रिटिश जो एजुकेशन थी या ब्रिटिश जो स्कूल्स थे वो अभी भी चार्ज करते थे फॉर एजुकेशन। ठीक है, कला भवन का इस्टेब्लिशमेंट क्या था, बड़ौदा कॉलेज है, ये सब आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, सोशल कस्टम्स के अगेंस्ट में जैसे इन्फेंट मैरिज एक्ट जो आपके बाल विवाह है उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, वो सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है? या फिर आप एक कंपैरिजन में बना सकते हो कि प्राइमरी स्कूलिंग जो थी वो ब्रिटिश गुजरात में आपकी कंपलसरी नहीं थी, बट जो आपके बड़ौदा के स्टेट में थी वो कंपलसरी थी। देन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल यहाँ पे पंचायत थी, एंड रेवेन्यू सरप्लस जो है वो स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता था। यहाँ पे जो है स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जाता था, यहाँ पे जो है कंट्री से बाहर भेज दिया जाता था। क्लियर है? लूट लूट का काम था एक तरीके से। क्लियर है? बट इनके रूल में भी कुछ कमियां थी, जैसे मान के चलो बेनोवलेंट तो था ये, ठीक है, लोगों के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेनोवलेंट तो था, बट बेनोवलेंट का मतलब होता है कि आप भलाई वाला, ठीक
ठीक है, लोगों की भलाई तो करता था, बट ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, क्योंकि ये क्या था, किंग था, मोनार्की था यहाँ पे। तो दैट इज वाई राइट्स, लिबर्टी, फ्रीडम्स वो सारे नहीं थे। एंड अल्टरनेटिवली आप प्रजा मंडल मूवमेंट से पढ़ते हो 1940s के टाइम पे, देन उनकी वजह से यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी वापस से स्टेब्लिश हुई थी। क्लियर है, ये सारी चीजें आप लिख लेना, समझ गए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, एंड हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। जय हिंद।